सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 8 मई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यूएई पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार, जुमे के दिन बढ़ गई टेंशन। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में मचा कोहराम, अमेरिका ने महीने भर बाद फिर ईरान पर किए हमले, बहमन पियर को पहुंचा भारी नुकसान। ईरान के कैशम आइलैंड और बंदर अब्बास पर अमरीकी हमले, कुछ जगह नुकसान की खबर। अमेरिकी नेवी के 3 डिस्ट्रॉयर्स को होर्मुज़ से पीछे हटना पड़ा। आईआरजीसी ने किया खतरनाक हमले के बाद खदेड़ने का दावा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बड़ी खबरें हैं और जुमे का दिन काफ़ी हैपनिंग हो गया है। 8 मई की सुबह एक बार फिर यूएई पर हमलों की बौछार हुई है। रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, यही सब। यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तस्दीक की है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम मुल्क भर में मिसाइलों और ड्रोन हमलों का मुकाबला करा, और ये बात उनकी तरफ से, यूएई की तरफ से 9 बजे, हमारी सुबह 9 बजे कही गई। यूएई की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर बताया कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में सुनाई दे रही धमाकों की आवाज़ें दरअसल दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही तबाह करने की वजह से हो रही हैं। उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव है और इन खतरों को नाकाम बनाने में जुटा है, ये इस पोस्ट में कहा गया है। यूएई की हुकूमत ने अपनी आवाम से अपील की है कि वो पुरअमन रहें और सिक्योरिटी अफसरों की तरफ से जारी की गई हिदायत पर अमल करें। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इन हमलों के पीछे किसका हाथ है, लेकिन जिस तरह से यूएई के आसमान पर मिसाइलों और ड्रोन्स की जंग छिड़ी है, उसने पूरे खित्ते में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। कुछ जगहों पर यूएई की तरफ से कहा गया है कि हमले ईरान की तरफ से किए गए, जबकि पिछली बार हमलों में हमने देखा था, जो सीज़फायर के बाद पहले हमले थे यूएई पर हुए, एक फुजैरा ऑयल रिफाइनरी पर या उसके एंट्रेंस पे आग भी लगी, लेकिन टैंक पे आग लगी। लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद, 1.5 दिन बीत जाने के बाद ईरान ने कहा कि हमने नहीं किए हमले। तो अभी देखते हैं कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कोई लेता भी है या नहीं, कौन डिनाई करता है, ये भी देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मेन खबरें सुन लीजिए। ये तो बिल्कुल करंट न्यूज़ थी, अब मेन खबरें आ रही हैं। ईरान पर 7 और 8 मई की रात एक बार फिर हमले हुए, जिससे होर्मुज़ के समंदर में हालात बेहद संगीन हो गए। ये हमले लगभग सीज़फायर के 1 महीने बाद हुए। एक तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल टैंकर पर हमला करके, या अमेरिका ने हमला करके उसे बीच समंदर में बेबस कर दिया, कलम ने आपको बताया। दूसरी तरफ ईरान ने पलटवार करते हुए फिर 3 अमरीकी जंगी जहाज़ों यानी डिस्ट्रॉयर शिप पर मिसाइलें और ड्रोन्स दाग दिए। इस टकराव की पूरी कहानी और ताज़ा हालात ये हैं कि अमेरिका की हिमाकत समझिए, 6 मई को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी फाइटर जेट सुपर हॉर्नेट ने ईरानी टैंकर एमटी हसना के रडर पर 20 mm की तोप से हमला किया। यह हमला ओमान की खाड़ी में हुआ, जिससे टैंकर बेकार हो गया और वो ईरान नहीं पहुंच सका। ये बात हमने आपको बता दी थी। फिर इसी के बदले की कहानी शुरू हुई, जिसके बाद ईरान पर हमले भी हुए। सुनिए। ईरान ने इसके बाद 7 मई की रात, जुमेरात को, अमरीकी हमले का करारा जवाब दिया। इस हमले के बाद ईरान की आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में मौजूद 3 अमरीकी जंगी जहाज़ों पर मिसाइलें, ड्रोन्स और छोटी जंगी कश्तियों से, स्पीड बोट से हमला बोल दिया। ईरानी मीडिया का कहना है, यह दावा है कि उन्होंने अमरीकी यूनिट्स को नुकसान पहुंचाया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ईरानी मिलिट्री का दावा है यह। इसके बाद 8 मई की सैर में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक की कि उसने रात भर इसका बदला लेते हुए ईरान के अंदर सेल्फ डिफेंस में हमले किए। अमेरिका का दावा है ये कार्रवाई उन ईरानी हमलों के जवाब में की गई जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुजर रहे अमरीकी नेवी के मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पर किए गए थे। यानी बदले का बदला चल रहा है, 3 बदले हो गए। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि जब उसके जंगी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान की तरफ जा रहे थे, तब ईरान ने उन पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करना ज़रूरी हो गया था। याद रहे दोस्तों कि ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को ब्लॉक कर रखा है, जो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई के लिए सबसे अहम रास्ता माना जाता है। इसके बाद, इस हमले के बाद आता है ट्रंप का अजीब बयान। इतनी बड़ी झड़प के बावजूद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे वाक़े को महज एक मामूली सी बात करार दिया है। उन्होंने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सीज़फायर अब भी लागू है और बातचीत बहुत अच्छी चल रही, सीज़फायर नहीं टूटा, हमले हम करते रहेंगे। हालांकि उन्होंने धमकी दी कि अगर जल्द ही एग्रीमेंट साइन नहीं किया ईरान ने, तो वो बहुत वायलेंट तरीके से ईरान पर हमला करेंगे।
दोस्तों, बातचीत और सीज फायर की कोशिश भी जारी है। एक तरफ समंदर में बारूद बरस रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जरिए दोनों मुल्कों में 30 दिन के लिए जंग रोकने यानी 30 डे फ्रेमवर्क की बात चल रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी गैर कानूनी नाकेबंदी पूरी तरह ख़त्म नहीं करता ईरान के इर्द गिर्द से, वो किसी भी समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा। दोस्तों, 7 और 8 मई की जो रात हमले हुए हैं, जो टेंशन बढ़ी हुई, ये साबित करती है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भले ही बातचीत का ढोंग कर रहे हों, लेकिन ज़मीन और समंदर पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। ईरान ने अपनी नई स्ट्रेटजी से ये साफ कर दिया है कि वो अब अमेरिका के हर वार का जवाब उसकी सोच से कहीं ज़्यादा और कहीं सख्ती से देगा। ये कई मुश्तरका खबरें थी जो मैंने सोचा आपको एक साथ क्लब करके इंसिडेंट्स को जोड़ते हुए बता दूं, ताकि कहानी पूरी समझ आ जाए। अलग अलग ज़्यादा टाइम खा जाती। अब सुनिए खबरें और बयानात जो बहुत अहम हैं। पहले तो तस्वीर देखिए, ये बताई जा रही है कि ईरान पर रात हुए या शहर में हुए हमलों की तस्वीर है। ईरान के कैशम आइलैंड और बंदर अब्बास में बड़ी तबाही हुई है, जहां अमेरिका ने 7 और 8 मई की रात ईरान के बेहद अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। जुमेरात की रात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हुए ज़बरदस्त हमलों के दौरान कैशम आइलैंड के बहमन पियर पर हमला किया गया, जिससे वहां के कमर्शियल हिस्से को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी है फार्स के मुताबिक ये हमला उस वक्त हुआ जब ईरानी फ़ौज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दुश्मन की घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। इस टकराव के दौरान न सिर्फ बहमन पियर पर मिसाइलें गिरीं, बल्कि जनूबी ईरान के सबसे अहम शहर बंदर अब्बास के पास भी कई ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी जंगी जहाज़ों और फाइटर जेट्स ने इन इलाकों में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। हालांकि ईरानी ऑफिशियल्स का कहना है कि उनकी फ़ौज ने दुश्मन की इस हिमाकत का सख्त जवाब दिया है और उन्हें नुकसान पहुंचाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। बंदर अब्बास और कैशम आइलैंड पर हुए इन हमलों ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे तौर पर ईरान के वजूद को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक अहम खबर सुनिए। हॉर्मुज़ के समंदर में जुमेरात की रात एक बहुत बड़ा टकराव हुआ, बहुत बड़ा टकराव, लड़ाई हुई। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने यह दावा किया है कि उसने एक ज़बरदस्त और बड़े फौजी ऑपरेशन में 3 अमरीकी जंगी जहाज़ों को मार भगाया है। ईरान के इस हमले के बाद अमरीकी बेड़े को हॉर्मुज़ छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ये जो खबर आई है इसकी अहम बातें जान लीजिए कि IRGC ने बताया है कि एक कार्रवाई अमरीकी फ़ौज की 2 भड़काऊ हरकतों का जवाब थी। पहली हिमाकत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ़ौज ने जास्क पोर्ट पर, जास्क बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला करके की थी 7 मई को। और दूसरी हिमाकत ये कि सख्त धमकियों के बावजूद अमरीकी जंगी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने उन्हें ठोका। ईरान के नेवी कमांडर के मुताबिक उन्होंने इस अमरीकी एडवेंचर का जवाब देने के लिए एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और बेहद ख़तरनाक ड्रोन्स का एक साथ इस्तेमाल किया। अमरीकी नेवी पर 7 मई को कहा है IRGC ने ये तमाम हथियार सीधे अमरीकी जंगी जहाज़ों पर दागे गए। ईरान ने दावा किया है कि उसने इन मिसाइलों में बहुत ज़्यादा धमाका करने वाले हाई एक्सप्लोजिव वॉर हेड्स लगाए थे, यानी तबाही कर देना था। ईरान की खुफिया जानकारी के मुताबिक इस हमले में अमरीकी जंगी जहाज़ों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा है और उन्हें जान बचाकर हॉर्मुज़ से भागना पड़ा है। ये ईरान का दावा है कि ज़बरदस्त नुकसान हुआ अमरीकी नेवी का। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान के पास दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखने के लिए एडवांस सिस्टम मौजूद हैं और यह हमला सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी नाकेबंदी और हमलों से बाज नहीं आते तो अगला वार और भी ख़तरनाक होगा, जानलेवा होगा, ये कहा गया है। ईरान का ये पलटवार दोस्तों साबित करता है कि अब वो अमेरिका की किसी भी कार्रवाई से अपना मुंह नहीं मोड़ेगा या उस पर खामोश नहीं बैठेगा। अब तक समंदर में जो अपनी दादागिरी लोग चला रहे थे उन्हें ईरान की मिसाइल ताकत ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। अब ये देखना होगा कि क्या अमरीकी नेवी इस नुकसान का बदला लेने के लिए दोबारा हॉर्मुज़ की तरफ आती है या फिर ट्रंप इस नाकामी के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को कुछ बदलते हैं। हालांकि इसी हमले के बाद, अमरीकी नेवी पर हुए हमले के बाद ही रात ईरान पर 1 महीने के बाद लगभग बम बरसाए गए। अब कुछ खबरें यहाँ से देख लीजिए।
دنیا کے دوسرے ممالک کی. اب ایران آج کل بہت ہاٹ ٹاپک ہے, تو اوور ڈوز ہو جاتی ہیں, اس کی خبریں زیادہ ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی باقی دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے. عراق کے ڈپٹی آئل منسٹر پر امریکہ نے سینکشنز لگا دی ہیں, پابندی لگا دی. اور کمال کی بات دیکھیے, اس کا بھی تعلق خبر کا ایران سے ہی ہے. تو ان پر اس لیے جو ہے وہ سینکشنز لگا دیے گئے ہیں کیونکہ ان پر الزام ہے کہ وہ تیل کا ایک بڑا پورشن صرف اس لیے بیچ رہے ہیں تاکہ اس کا سیدھا فائدہ ایران کو اور ایران کے جو تعلق رکھنے والے ریزسٹنس موومنٹس ہیں ان کو فنڈ کرنے کے لیے پہنچا سکیں, اس کی پراکسیز کو, یہ کہا گیا ہے. تو اسٹیٹ ٹریجری ڈپارٹمنٹ جو ہے امریکہ کا, وہی پابندیاں لگاتا ہے. انہوں نے یہ جانکاری دی ہے کہ عراق کے ڈپٹی آئل منسٹر علی مارج البہدلی پر جو ہے ایران کو مدد پہنچانے کے لیے, ملیشیاز کو مدد پہنچانے کے لیے پابندیاں لگائی گئی ہیں. ایک اور ہیڈ لائن یہ ہے 8 مئی کی کہ حزب اللہ لانچز 13 اسٹرائکس آن انویڈنگ اسرائیلی فورسز ان سدرن لیبنان. سدرن لیبنان میں, ساؤتھ لیبنان میں جو اسرائیلی فوج کی کچھ یونٹس, کچھ ٹکڑیاں آگے بڑھ رہی تھیں لگاتار اور وہ حملہ کر رہی تھیں, انویڈ کر رہی تھیں, ان پر حزب اللہ نے کہا ہے کہ 13 اسٹرائکس کی ہیں, 13 بار حملے کیے ہیں اور انہیں بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ بھی کیا ہے. حالانکہ انہوں نے کوئی نمبر نہیں دیا ہے. یہ ایران کا اخبار ہے, خبر حزب اللہ کی ہے, بس اتنی ہی خبر ہے. اگر اس کے آگے کوئی یہ کہتا ہے اتنے مار دیے, اتنے کر دیے, اتنے, تو یہ سب جھوٹ ہے. جو حملہ کر رہے ہیں, جو ان کے دوست ہیں, وہ تو لکھ نہیں رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم کہاں سے یہ خبریں لے آتے ہو, سب فیک ہیں. ایران کا میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 1-2% بیوقوف لوگ ہیں. تو یہ جو اسکرین شاٹ ہے نا, یہ انہی لوگوں کے لیے ہیں. بھائی جاؤ دیکھو, گوگل پڑھو, اگر پڑھے لکھے ہو, پڑھایا لکھایا گیا ہے تمہیں بچپن میں, اور ہم پہ سوال اٹھانے سے پہلے اپنی عقل کا پیمانہ چیک کرو. اس لیے چونکہ وہ آپ سوال پوچھ کر خود رسوا ہوتے ہیں. یہاں تو اتنا پڑھتے ہیں کہ 4-4 5-5 اخباروں کے آرٹیکل 4-5 اخباروں میں تصدیق کر لیتے ہیں, خبر ہے تب آپ کے سامنے آتی ہے. تو انہوں نے ایک لوگ لے اپنے اپنے طریقے سے لوگوں میں تعلیم جگاتے رہنا چاہیے کہ بھئی تعلیم کی طرف جو بیدار ہو جاؤ. غزہ کی ایک تصویر ہے اور یہ ہدا اور عائشہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ ہدا اور عائشہ کہاں ہیں. حج کر چکی تھی عائشہ الاقات, 75 سال کی تھیں, اور 39 سال کی ان کی بیٹی تھیں. وہ دونوں اس تصویر میں آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں, باندھا گیا ہے ان کے, انہوں نے خود نہیں باندھی ہے. اور سامنے 3 مرد فوجی جنہوں نے 2 عورتوں کو بیٹھا رکھا ہے آنکھوں پر پٹی باندھ کر. وہ واقعی مرد ہی ہیں فوجی, مسکرا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا دشمن جس کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوں گے, شاید ایسا ہوگا, عورتیں ہیں, انہیں پکڑ رکھا ہے, بیٹھا رکھا ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ یہ دونوں عورتیں ماری جا چکی ہیں جنگ کے دوران. لیکن ایک نئی رپورٹ نے یہ سوال پھر سے پیدا کر دیا ہے جب یہ تصویر سامنے آئی کہ یہ دونوں آخر کہاں ہیں. کسی ڈیٹینشن کیمپ میں ہیں, کسی جیل میں ہیں. میں نے اسرائیلی اخبار کو چھانا تو یونائٹڈ کنگڈم کی ایک رپورٹ تھی, اس نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ غزہ کی وومن اور ان کی جو ایک جوان لڑکی تھیں جو 2023 سے غائب بتائی جا رہی تھیں, وہ آئی ڈی پروف کے ساتھ, IDF پروفس کے ساتھ نظر آئیں, مطلب فوٹو پروف کے ساتھ. وہ 75 سال کی عورت اب 78 کی ہو گئی ہیں, بیٹی شاید ان کی 42 کی ہو گئی ہوگی. اور میں نے اس رپورٹ کو پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ اسرائیلی جیلوں میں ان کا ریکارڈ نہیں ہے, وہ وہاں نہیں ہے, تو وہ کہاں ہیں؟ ان 3 فوجیوں نے ان 2 عورتوں کے ساتھ کیا کیا؟ ان 3 فوجیوں نے یا ان کے اور ساتھیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کیوں لے جائی گئی تھیں؟ وہ کہاں رکھی گئی ہیں؟ وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں تو کہاں دفنا دی گئیں, پھینک دی گئیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ شاید ہی پتہ چل پائے. یہی تو گناہ ہے, یہی تو وار کرائمز ہیں. اور دیکھیے اگر کوئی جیل سے آ بھی جاتا ہے تو کب آتا ہے, کیسے آتا ہے, حال کیفیت کیا ہوتی ہے. جیل سے آنے والے کسی فلسطینی کو آپ ہٹا کٹا نہیں دیکھیں گے, ہڈیاں اور ڈھانچہ نکل چکا ہوتا ہے, بالکل ڈھانچہ. کسی کا 25 کلو وزن کم, کسی کا 35. ایسے ہی ایک شخص, ایک فلسطینی تمیم نعمان سالم, یہ بزاریا ولیج میں رہنے والے ہیں, نابلس ویسٹ بینک کے. 22 سال بعد اسرائیل کے ڈیٹینشن کیمپ سے یہ باہر نکلے ہیں. یہ وہی اسرائیل ہے
ज्यूज़ का, बल्कि यूँ कहें कि ज़ायनीज़ का, जो हिटलर के डिटेंशन कैंप्स का रोना अब तक रोते हैं। और जुल्म हुए थे, हिटलर ने किए थे, लेकिन वैसे ही आपने डिटेंशन कैंप बना दिए उन लोगों के लिए जो फ़लस्तीन के मालिक हैं। आप तो बाहर से आए थे, बाकी जो ज्यूज़ यहाँ हज़ारों साल से रहते हैं वो रहते हैं। 22 साल एक इंसान की ज़िंदगी गुजार दी। अगर ये आदमी पूरी तरह से गुनहगार था तो कहे तुमने छोड़ दिया, और नहीं था तो 22 सालों का हिसाब कौन देगा। 8 मई जुमे का रोज़, मस्जिद अल अक्सा, फजर का वक्त। सुन लीजिए, ये सुनना बहुत। शहर का वक्त है, अंधेरा है हल्का हल्का, मस्जिद अल अक्सा है, मस्जिद अल अक्सा का सहन, अहाता। मस्जिद अल अक्सा तो एक तरफ को है, पूरा अहाता है, उसमें कई मस्जिदें हैं, मोहम्मद सखरा है, हज़ारों लोगों की कैपेसिटी की जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। ख़बरें जब होती हैं लाता हूँ। हाँ, आजकल किसी चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, मुझे लगता है ईद तक ये ऐसे ही रहेगा माहौल, और कोई मसला नहीं है, किसी प्रॉब्लम में नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। और बस शुक्र अदा करना चाहिए, मैं करोड़ों लोगों से बेहतर हूँ। 3 वक्त खाना मिल रहा है, बदन पर कपड़े हैं, इसी में बैठ रहा हूँ, आप लोगों से रोज़ बात कर रहा हूँ, आप जैसे लाखों चाहने वाले हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन किसी परेशानी में नहीं हूँ, कुछ कामों में लगा हूँ। थैंक यू वेरी मच।